हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की शानदार क्लास में डे 8। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के क्लास को देख लिया होगा, क्योंकि ये क्लास अगर आपने मिस किया तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही लापरवाही कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है उनको याद रखने की कोशिश करिए। आज की इस वीडियो में आपको 40 MCQ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, यानी कि शशि थरूर। शशि थरूर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इनके क्वेश्चंस बनते रहते हैं अक्सर, तो ये ध्यान रखना है। इनकी एक और पुस्तक थी जो कि पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये याद रखना है। साथ ही साथ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्हें आपको याद रखना है। राइट। सेकेंड क्वेश्चन की भारतीय पारंपरिक खेल इंसुनकार कह सकते हैं। इंसुनकार किस राज्य से संबंधित है? इंसुनकार, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रॉड पुशिंग। रॉड पुशिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, रॉड पुशिंग कहा जाता है, जो कि इसका संबंध मिजोरम से है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। रॉड पुशिंग या फिर इंसुनकार कह सकते हैं। और मिजोरम से संबंधित एक और आपको याद रखना है, जैसे जो कुटपोई उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में ही। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? पहली जिम्नास्ट कौन है? तो पहली जिम्नास्ट बनी थी दीपा कर्माकर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, इसकी खोज किसने की थी? यानी गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे सही आंसर बनेगा कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन डी। देखिए, साइंस की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी हमारे एप्लीकेशंस पे चल रहा है। डेली बेसिस पे आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराए जा रहे हैं, जो कि पिछली बार ग्रुप डी और NTPC एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक उसी के पैटर्न पे उसी तरह के साइंस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और वो कि बाइलिंगुअल, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी बाइलिंगुअल। सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ही दिए जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 149 का कोर्स चल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलती है, जहाँ पर आपको बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कराया था 1679 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे औरंगजेब की जा रही है, तो औरंगजेब से ध्यान रखना है, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, पुनः लगाया था। साथ ही साथ औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1707 हुई थी, और इसके बाद उत्तराकालीन यानी उत्तर मुगल जो कालीन हुआ वो स्टार्ट हो चुका था। इसका सबसे बड़ा पुत्र जो मुअज्जम था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, जिसे हम लोग साहे बेखबर के नाम से जानते हैं। इसमें आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो भी कोर्सेज चल रहा है उस पर काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है, जिसमें बिहार SI का कोर्स है, मेंस का कोर्स, जिसमें 270 से ज़्यादा टॉपिक नोट्स दिया गया है, हैंड राइटिंग नोट्स है। साथ ही साथ आपको इसमें फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। सब्जेक्टिव वाइज नोट्स है, 6000 से ज़्यादा MCQ दिया गया है, यानी कुल मिलाकर की बात करें तो ये कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस कोर्स की प्राइस 399 है, लेकिन ऑफर पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपको 279 में मिल जाएगा, जो कि ऑफर काफ़ी सीमित समय के लिए। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौन थे? कौटिल्य, यानी विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है, डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक जो रेवोल्यूशन है वो इसका संबंध किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाता है खनिज तेल उत्पादन से। खनिज तेल उत्पादन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसे याद रखना है कि इसको चंदेल राजपूतों ने कराया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जिसका निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, MP के छतरपुर जिले में पड़ता है, ये याद रखना है। और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत जो सूची है इससे में शामिल किया जा चुका है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची। तो यहाँ पे मैंने दो बात आपको बताया, एक तो आपका यूनेस्को ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में।
ठीक है, पेरिस में। और साथ ही साथ यूनेस्को की विश्व विरासत, तो विश्व विरासत से आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कमलांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया था किसे? जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया था 1967 में? तो ये 1967 में छात्रों को कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक के नाम से किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जाना जाता है? तो फ्रांस बिल्कुल सही आंसर होगा, फ्रांस, ऑप्शन ए। अच्छा, नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड के देश की जो सरकारी रिपोर्ट है इसे किस नाम से जानते हैं? तो नीदर यानी कि जो नारंगी टाइप का कह सकते हैं, नीदर ऑरेंज, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना, नीला या फिर नारंगी न आ रहा है, तो ऑरेंज को भी हम लोग उसी तरह से जानते हैं, नारंगी, यानी ऑरेंज बुक को कहते हैं। ब्रिटेन क्या, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यानी कि ब्लू, ब्लू से ब्रिटेन दिखने में लग रहा है ना, बी से ब्रिटेन, बी से ब्लू, तो ब्लू बुक इसको कहते हैं। जबकि इटली और ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट है इसे हम लोग ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं, ग्रीन बुक। ठीक है, ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या फिर मद्रास? चेन्नई या फिर मद्रास, ऑप्शन सी। केनन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? केनन शब्द का संबंध किस खेल से है? केनन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स का एक शब्द लिया था हम लोगों ने, क्यू। ठीक है, क्यू, या फिर एक जिगर होता है, जिगर शब्द, ये भी संबंध है बिलियर्ड से। कल की वीडियो में हम लोगों ने जिगर के बारे में बात किया था। जिगर शब्द का संबंध बिलियर्ड से होता है, क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड से, केनन शब्द का संबंध बिलियर्ड से, यानी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल के तांबे का जो रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ मिला है दैमाबाद। दैमाबाद हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे दक्षिणी ये स्थल था, है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था, ये याद रखेंगे। महाराष्ट्र किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाराबती स्टेडियम का संबंध कहाँ से हो जाता है? बाराबती स्टेडियम कटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कटक, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि आंग सान सू की जो है वो कहाँ की मूल निवासी है? आंग सान सू की है वो कहाँ की मूल निवासी है? तो इनका संबंध हो जाएगा म्यांमार से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, म्यांमार। देखिए म्यांमार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, जैसे म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा कयात होता है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? म्यांमार देश की सबसे ऊंची चोटी है हका काबो रजी, हका काबो रजी, जो कि 5881 मीटर, 5881 मीटर इसका हाइट है, ये याद रखिएगा, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, इसे याद रखना है। ठीक है, और जो हिमालय है, हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है जिसके हम लोग अराकन योमा के नाम से जानते हैं, अराकन योमा भी आपका म्यांमार में ही पड़ता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी के नाम से किसे जानते हैं? तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से हम लोग मार्स से एक कोयले के रंग का जो पत्थर है उसी को कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अच्छा, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा जो उपग्रह है, दो उपग्रह है मार्स ग्रह का ही, एक फोबोस और एक डिमोस। डिमोस सबसे छोटा है, याद रखेंगे, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? तो बृहस्पति का, यानी जुपिटर का सबसे बड़ा जो उपग्रह है जिसको गैनेमिड के नाम से जानते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन के आविष्कारक के साथ निम्न में से कौन संबंध है? नायलॉन के आविष्कारक कौन थे? कैराथर्स, कैराथर्स यानी ऑप्शन डी, एच कैराथर्स, याद रखिएगा, डी को टिक करेंगे। म्यांमार की मुद्रा क्या? अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि म्यांमार की मुद्रा क्या होता है, तो सही आंसर आपने गेस किया होगा कयात, कयात, ऑप्शन डी कयात होगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो ध्यान रखेंगे थॉमस कप का संबंध हो जाता है बैडमिंटन से, बैडमिंटन, बैडमिंटन से। और भी जो कप है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट उबेर कप होता है, उबेर कप, थॉमस आपने यहाँ पे देख लिया, नारंग कप है, चड्डा कप, कोनिका कप, ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। ठीक है, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था फुटबॉल से संबंधित जो कप थे
क्या आप 2-3 नाम यहाँ पे ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फुटबॉल के 2-3 कप का नाम जो भी आपको याद हो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम हम रखते हैं 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स आपके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे कर देंगे, मुझे यकीन है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई जो भी फ्यूचर वीडियो हो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटी टैंक निर्देशक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट किसे कहते हैं? फायर एंड फॉरगेट के नाम से किसे जाना जाता है? पहले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स होता था, जो पहले ऑफलाइन पेपर होता था, उस वक्त के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हुआ करता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था। नाग जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शायद वो नाम आपको ना पता हो। नाग को एक और नाम से हम जानते हैं प्रॉस्पिना, ये याद रखिएगा, प्रॉस्पिना। ठीक है, प्रॉस्पिना के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाग को। और इसे दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है, यानी कि फायर एंड फॉरगेट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रथम इसका जो सफल परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था? नवंबर 1990 में। नवंबर 1990 में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिसको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि मैंने कल आपसे पूछा भी था, तो इन्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है, तो अब देखना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया, क्या होगा सही मिलान। देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो था वो गरीबी रेखा से संबंध रखते थे। नरसिम्हन समिति, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया, बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। राजा चल्या समिति, ये भी अपने आप में सुपर डुपर प्रश्न है। राजा चल्या समिति का संबंध कर सुधार से। मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के संबंध में एक और होता है, जैसे हम लोग सरकारी आयोग के नाम से जानते हैं, वो भी आपको याद रखना है, वो भी ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है? देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कलिंग नाम से समझ करके वो उड़ीसा सरकार को टिक करके आ जाते हैं और गलती कर देते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है कलिंग। यूनेस्को का मुख्यालय मैंने आपको ऊपर बताया था कहाँ पे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। मैंने जस्ट अभी बताया था आपको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे बुतरस घाली, यहाँ पे याद रखना है, बुतरस घाली, जो कि फ्रेंड्स ये मिस्र से बिलोंग करते थे और ये 6ठे महासचिव थे। ठीक है, 6ठे महासचिव थे यूएनओ के। इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? जनवरी 1992 से लेकर के दिसंबर 1996 तक। जनवरी 1992 से लेकर के 1996 तक था, तो इन्हें आपको याद रखना है, जो कि अफ्रीका के पहले, यानी अफ्रीकी देश के ये पहले महासचिव बने थे, बुतरस घाली। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल, इनका अक्सर हम लोग सलीम अली के नाम से ही जानते हैं। सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है? सलीम अली फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनको बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो इन्हें याद रखना है। आपने देखा होगा 2.0, उसमें अक्षय कुमार जो है वो क्या है, अक्षय कुमार उन्होंने पक्षीराज का रोल प्ले किया, तो वो इन्हीं पर रोल प्ले किया गया, यानी सलीम अली पर ही, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली। और इनका जो जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896, 12 नवंबर 1896। 12 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनको पक्षी मानव के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। 1896 हमारे इतिहास में क्यों फेमस है? तो 1896 में पहली बार कह सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन जो था, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाया गया था, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने आपको बताया कि 12 नवंबर
12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया था, नीचे कमेंट करिए। और साथ ही साथ 1896 की जो अध्यक्षता किया गया था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर आपको नीचे बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है श्रीनगर में। श्रीनगर की स्थापना किससे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है, अशोक को। ठीक है, अशोक को। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है कौन सा देश, तो देखिए सार्क का सदस्य यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यांमार नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इसे में किसे शामिल करते हैं, सार्क में टोटल 8 देश शामिल है, 8 देशों में म्यांमार नहीं आता है। तो आते कौन कौन है ये भी हम बात कर लेते हैं। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। इसे हम लोग याद रखते हैं MBBS पानी। MBBS पानी कुछ लोग अपने अपने अलग अलग ट्रिक से याद रखते हैं, लेकिन मुझे बस ये याद है MBBS पानी। इसमें आपको 8 देशों के नाम जो भी मैंने आपको बताया उसे आप याद रख सकते हैं। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जैसे सार्क की स्थापना कब हुआ ये भी पूछा जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये याद रखिएगा 1985 को। कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि सार्क के टोटल पर्यवेक्षक देश कितने हैं, पर्यवेक्षक देशों की संख्या 9 है, जबकि इनके सदस्य देशों की संख्या 8 है, ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फिर से रिपीट कर लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। तो इतने सारी चीज़ों को याद रखिए, हमेशा पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, यानी सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2005 में। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अधिनियम बना था, दूसरा लागू हुआ था। तो जो अधिनियम बना था 15 जून को अधिनियम बना, 15 जून 2005 को अधिनियम बना, जबकि ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। तो जो भी प्रश्न में पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना है। फिलहाल तो यहाँ पे अधिनियम पूछा गया था, इस भी पूछा गया था 2005 में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेट पूछा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी से क्या तात्पर्य, यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेबी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको पता है, क्या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो कितने लोग सही चीज़ों को लिखेंगे, सही तरीके से बताएंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सेबी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खेल मैदान और उनसे शहर से संबंध रखता है, यानी स्टेडियम के साथ स्थान सही नहीं है, यानी एक गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए हम देखते हैं। बारामती स्टेडियम ऊपर में देखा था हम लोगों ने कटक, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, ये भी सही है, ये भी सही। नेहरू स्टेडियम चेन्नई में पड़ता है, ये भी सही। लेकिन ग्रीन पार्क का संबंध लखनऊ से नहीं होता है, कानपुर से। ग्रीन पार्क कानपुर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, ना कि लखनऊ। तो राइट आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को, जो कि ये गलत है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा। ये प्रश्न जो कि आपका स्पीडी बुक में बहुत बार देखने को मिलता रहता है। जब हम लोग लाइब्रेरी करते थे, क्यूज करते तो उस वक्त ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ करता था, करीब आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट्स, मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ था। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो मूल रूप से विकसित हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी केरल। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त जो संगीतज्ञ हैं उनके वाद्य यंत्रों के साथ जोड़े में कौन सा सही जोड़ा नहीं है, कौन गलत तरीके से मैच किया गया। मैंने आपको बांसुरी से संबंधित बताया था, पन्नालाल घोष, हीरालाल जो है हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये मैंने आपको चीज़ बताया था, तो आप उनको याद रखिएगा। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से बिल्कुल सही है। अमजद अली खां सरोद के साथ ये सही है, लेकिन विलायत खां का संबंध यहाँ पे तबला से नहीं होगा। विलायत खां का संबंध किससे होता है, जो कि ये सितार वादक थे, सितार वादक थे, काफ़ी फेमस थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार, ना कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया था। अगर क्वेश्चंस में नोबेल पुरस्कार होता तब वहाँ पे हम लोग स्वीडन को टिक करते हैं, लेकिन शांति की बात की जा रही है। शांति मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशली नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो के द्वारा दिया जाता है, ओस्ले में दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये याद रखना है। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सब चीज़ बताया था नोबेल पुरस्कार के बारे में। आई होप कि वो चीज़ पता होगा। 1901 में स्टार्ट हुआ था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं के याद में, उन्हीं की समृद्धि में ये स्वीडन के सरकार के द्वारा दिया था। स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 से ये अर्थशास्त्र में इसमें जोड़ा गया। इन्हें टोटल अब 6 क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, चलिए। और पहले भारतीय की बात करें जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था। और दूसरा जो पुरस्कार मिला था 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। और रमन इफेक्ट से संबंधित एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था, यानी कि सीवी रमन से संबंधित 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष उनके जयंती को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बस आपको हमारे साथ बने रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक AQI यानी इससे क्या बनता है। AQI अक्सर आपने देखा भी होगा। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट। अगला क्वेश्चन की अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर जो ऑरविले है कहाँ स्थित है। ऑरविले कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पुडुचेरी में पड़ता है, यानी सी को टिक करेंगे, पुडुचेरी। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर हेल्प कर रही होगी, हेल्पफुल होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो भी मैंने आपको लाइक्स का टारगेट रखा उसे कंप्लीट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध हो जाता है उर्वरकों के उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, ऊपर मैंने पूछा था यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्ट यानी कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच है। स्टार्ट जो संधि है किनके बीच है, तो यूएसए और यूरोपीय संघ यानी कि जो सोवियत संघ है उसके बीच ये संधि किया गया था। ये संधि हुआ था कब, 31 जुलाई 1991 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, इस संधि पर। लेकिन इसको लागू किया गया था 1994 डेट क्या था, 5 दिसंबर 1994 को इसको लागू किया गया। अच्छा, 5 दिसंबर से मुझे एक डेट याद आ रहा है, 5 दिसंबर से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रहेगा कि विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि 41 है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित किया गया। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित किया गया। कल का नोटिफिकेशन तो आपने देख ही लिया होगा। रेलवे पता नहीं क्या क्या करने वाला है। अब आपका RRC जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है उसमें CBT 1 और CBT 1 और 2 शामिल किया जा चुका है। पहले एक ही पेपर होता था, अब 2 पेपर हो गया। अब आप ये सोचो कि यार ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए भी 2 पेपर, हद है यार। पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा करके ये लोग कर रहे हैं। मतलब साफ ये कहना चाहते हैं ना कि हम बच्चों को जॉब देना ही नहीं चाहते रेलवे में। इनका मनसा सिर्फ यही अब लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अब, और भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। तो जो आप पहले प्रिपरेशन करते थे उससे थोड़ा सा रफ्तार आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिना रफ्तार बढ़ाए कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव है। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सबसे पहले 5G को स्टार्ट भी किया था, कोरिया नहीं, इसे याद रखना। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया नागालैंड के द्वारा, नागालैंड, ऑप्शन डी। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डियोर 2021 अवार्ड जीता है। बैलन डियोर अवार्ड 2021 का खिताब जीता है लगातार, यानी कि रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, 7वीं बार जीता है। सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया। पहला प्रमाणित जैविक फल को लॉन्च किया जिसका नाम है कीवी, ऑप्शन सी। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है।
आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूर हो जाते हैं हम लोग भी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? असम वैभव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रतन टाटा, रतन टाटा जी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही। 45 क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा उसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करिए। चाहे अगर आपको नहीं याद है तो ढूंढ करके क्वेश्चंस करिए, लेकिन करना ज़रूर है ताकि आपको वो याद हो जाए। और जो भी मैंने आपको पेड कोर्सेज के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज़ की प्राइस डिस्काउंटेड है वो आपको दिख जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी कीमत कम रखी गई है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।